गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सेकेंड लेक्चर डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू का। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? हमने टिश्यू के बारे में बताया था, फिर टाइप्स ऑफ टिश्यू बताए थे, फिर थोड़ा बहुत हमने एपिथेलियम टिश्यू के बारे में बताया था। एपिथेलियम टिश्यू के बारे में हमने कॉमन कैरेक्टर्स बताए थे। क्या बताए थे? कॉमन कैरेक्टर्स। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे अंतरकोशिकीय संधियाँ और मॉडिफिकेशंस। क्या? अंतरकोशिकीय संधियाँ और मॉडिफिकेशंस। और टाइम रहा तो हम उपकला ऊतक के प्रकार भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो ये अंतरकोशिकीय संधियाँ क्या होती हैं। बेटा ये अंतरकोशिकीय संधियाँ क्या होती हैं, देखें बेटा क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जो उपकला ऊतक की कोशिकाएं होती हैं वो बहुत पास पास में होती हैं, उनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश या इंटरसेलुलर स्पेस या तो बहुत कम होता है या अनुपस्थित होता है पर बहुत कम होता है। तो देखो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अंतरकोशिकीय संधियाँ क्या होती हैं। देखो बेटा ये उपकला ऊतक है, मानते हैं हम ये उपकला ऊतक है। ठीक है, ये उपकला ऊतक की कोशिका है, ये हमने केंद्रक बना दिया और नीचे ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। क्या बेटा? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। देखो बेटा एक मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, आपको बेटर रहेगा अंडरस्टैंड करने में। ये मैंने 3 कोशिकाएं बनाई हैं। क्या बनाई हैं बेटा? 3 कोशिकाएं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, बीच में इनका केंद्रक बनाया है। ये फर्स्ट कोशिका की कोशिका झिल्ली है, ये सेकंड कोशिका की कोशिका झिल्ली है, थर्ड कोशिका की कोशिका झिल्ली है। अब होता क्या है, ये जो कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका की कोशिका झिल्ली अपनी पास वाली कोशिका की कोशिका झिल्ली के साथ विशेष प्रकार की संरचनाएं बनाती हैं। क्या बनाती हैं बेटा? विशेष प्रकार की संरचनाएं। इन संरचनाओं के बाई थ्रू क्या होता है, ये कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं। क्या होती हैं? कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं और एक दूसरे से पदार्थों का आदान प्रदान भी करती हैं। एक दूसरे से पदार्थों का आदान प्रदान करती है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? अंतरकोशिकीय संधियां। क्या बोलते हैं बेटा? अंतरकोशिकीय संधियां। तो उपकला ऊतक में जनरली 4 प्रकार की अंतरकोशिकीय संधियां पाई जाती हैं। पहला आता है गैप जंक्शन, अंतराली संधि। क्या होता है बेटा? अंतराली संधि। देखो ये क्या होती है, इसमें क्या होता है, 2 कोशिकाएं आपस में चैनल्स के बाई थ्रू जुड़ी रहती हैं। ये कोशिका है, एक कोशिका येरिनी और एक कोशिका येरिनी। ठीक है, तो ये कोशिका क्या होती है, इस कोशिका की कोशिका झिल्ली इस कोशिका की कोशिका झिल्ली के साथ इस प्रकार ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर। मेरी बात समझ में आ रही है? ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं और इन्हीं को क्या बोलते हैं? गैप जंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? गैप जंक्शन। और इन गैप जंक्शन के बाई थ्रू क्या होता है, एक तो कोशिकाएं आपस में सटी हुई होती हैं, कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई रहती हैं दृढ़तापूर्वक। और दूसरी बात क्या होता है, इस कोशिका से पदार्थों का गमन इस कोशिका में हो जाता है, इस कोशिका से इस कोशिका में होता है। मतलब पदार्थों के लीकेज को अलाउ करती है या पदार्थ को बाहर जाने के लिए परमिट करते हैं। कौन बेटा? गैप जंक्शन। कौन बेटा? गैप जंक्शन। मेरी बात क्लियर हुई? ठीक है, और ये गैप जंक्शन जो होते हैं ना, ये छोटे आयनों को अलाउ करते हैं, कभी कभी बड़े आयनों को अलाउ करते हैं। जैसे त्वचा कोशिका में पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं बेटा? त्वचा कोशिका में। त्वचा कोशिका में। ठीक है, ये छोटे अणुओं को अलाउ करते हैं, कभी कभी बड़े अणुओं को भी ये क्या करते हैं बेटा? अलाउ करते हैं। नेक्स्ट आता है टाइट जंक्शन। क्या आता है बेटा? टाइट जंक्शन। देखो टाइट जंक्शन जो होता है ना, इसमें क्या होता है, 2 कोशिकाओं की कोशिका झिल्लियां, 2 कोशिकाओं की कोशिका झिल्लियां आपस में एकदम सटी हुई होती हैं। क्या होती हैं? आपस में एकदम सटी हुई होती हैं। और क्या होती हैं? पदार्थों के आदान प्रदान को अलाउ नहीं करती, मतलब लीकेज को अलाउ नहीं करती। पदार्थ के लीकेज को, पदार्थ को बाहर निकलने के लिए क्या नहीं करती? अलाउ नहीं करती। मेरी बात समझ में आई? तो देखते हैं इसका डायग्राम देखते हैं। ये मुख्यतः किस में पाई जाती है? स्तंभी उपकला में। मुख्यतः किस में पाई जाती है? स्तंभी उपकला में। देखो ऐसे एक कोशिका है, एक कोशिका येरिनी और एक कोशिका येरिनी। ठीक है, और ये इस प्रकार जुड़ जाती हैं। देखो
इस प्रकार जुड़ जाती है, इन्हें क्या बोलते हैं, टाइट जंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, टाइट जंक्शन। और ये लीकेज को अलाउ नहीं करती, लीकेज को अलाउ नहीं करती। लीकेज को अलाउ नहीं करती मतलब इसका मतलब क्या है, पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता एक दूसरे के बीच में, इसको बोलते हैं टाइट जंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, टाइट जंक्शन। और ये किस में पाई जाती है बेटा, स्तंभी उपकला में। ठीक है, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये मैं लिख देता हूं यहां पे, ये पदार्थों के आदान प्रदान को अलाउ करती है, पदार्थों के लीकेज लिख देता हूं, लीकेज को क्या करती है, अलाउ करती है। ये पदार्थों के लीकेज को अलाउ ये तो करती है और ये नहीं करती। नेक्स्ट आता है इंटरडिजिटेशन। क्या होता है बेटा, इंटरडिजिटेशन। देखो ये जो हमारी फिंगर्स होती है ना, फिंगर्स, इनको यदि बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं तो डिजिट कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिट। तो क्या होता है, जैसे मान लो ये कोशिका यूरिन और एक कोशिका यूरिन, तो होता क्या है, इस कोशिका की कोशिका झिल्ली पर ऐसे फिंगर लाइक, डिजिट लाइक प्रवर्त बन जाते हैं, और इसमें भी डिजिट लाइक प्रवर्त बन जाते हैं, और ये प्रवर्त एक दूसरे में इस प्रकार धस जाते हैं। दोबारा सुनो, इंटरडिजिटेशन। डिजिट मीन्स होता है उंगलियां, फिंगर्स। होता क्या है कि जैसे एक कोशिकाएं, दो कोशिकाएं इस प्रकार लगी हुई हैं, तो क्या होता है, इस वाली सतह पर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाती हैं, डिजिट लाइक प्रोजेक्शन बन जाते हैं, डिजिट लाइक प्रवर्त बन जाते हैं, और इधर भी डिजिट लाइक प्रवर्त होते हैं, और ये प्रवर्त एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं। इस कोशिका के डिजिट इस कोशिका की झिल्ली में घुस जाते हैं, इस कोशिका के डिजिट इस कोशिका की झिल्ली में घुस जाते हैं। तो इस जंक्शन को क्या बोलते हैं, इंटरडिजिटेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरडिजिटेशन। देखो इसका डायग्राम देखें अपन एक बार। जैसे एक सेल है, ये वाली एक सेल है, मैं यहाँ ही बना रहा हूँ, इस प्रकार के प्रवर्त बन गए इसमें। ठीक है, इस प्रकार इसमें भी एक प्रवर्त बन गए। ठीक है, ये दो सेल हैं, और ये आपस में क्या होते हैं, प्रवर्त एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं, और इस प्रकार की संरचना बन जाती है। इसको बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इंटरडिजिटेशन। और देखो बेटा, ये इंटरडिजिटेशन कहां पाई जाती है, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम में पाई जाती है, संक्रमण उपकला में। कहां बेटा, संक्रमण उपकला में, मतलब जहां प्रसार की क्षमता पाई जाती है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय में, वहां पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है इंटरडिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन कोशिकीय संधियां कहां पाई जाती हैं, जहां प्रसार की क्षमता पाई जाती है, मतलब संक्रमण उपकला में, अंतर्वर्ती संक्रमण उपकला में। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हो गया इंटरडिजिटेशन। तो ये कहां पाई जाती हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में। किसमें, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में, संक्रमण उपकला में। किसमें बेटा, संक्रमण उपकला में। इनमें क्या होता है, प्रसार की क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, प्रसार की क्षमता पाई जाती है, क्षमता उपस्थित होती है। बात समझ में आई? नेक्स्ट आता है डेस्मोसोम्स। क्या आता है बेटा, डेस्मोसोम्स। देखो बेटा, डेस्मोसोम्स मैंने तब भी पढ़ा था, सेल आपके साथ डिस्कस की थी मैंने। क्या, सेल डिस्कस की थी। देखो ये क्या होती है, देखो इस स्ट्रक्चर को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझे आप। ये दो कोशिकाएं, ये दो कोशिका, ठीक है बेटा। इन कोशिकाओं के बीच में क्या हो जाती है, एक गैप बन जाता है। इन कोशिकाओं के बीच में क्या बन जाता है, गैप बन जाता है इस प्रकार का। इस प्रकार का क्या बन जाता है बेटा, एक गैप बन जाता है, और इस गैप में एक स्टिकी पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ भर जाता है। क्या बढ़ जाता है बेटा, चिपचिपा पदार्थ भर जाता है इसमें। ठीक है, और इस गैप के बाहर क्या होती है, एक प्रोटीन की डिस्क होती है। क्या होती है बेटा, प्रोटीन की डिस्क। ये तो क्या होता है, स्टिकी पदार्थ होता है, चिपचिपा। ये क्या होती है, प्रोटीन की डिस्क। क्या होती है बेटा, प्रोटीन की डिस्क।
और इस प्रोटीन की डिस्क से क्या बने होते हैं, टोनोफिलामेंट्स। क्या बेटा, क्रिएटिनिन प्रोटीन के क्या बने होते हैं, टोनोफिलामेंट जुड़े रहते हैं। क्या जुड़े रहते हैं, टोनोफिलामेंट्स। और ये टोनोफिलामेंट्स क्या होते हैं, इधर भी धसे होते हैं, इधर भी धसे हुए होते हैं। ये क्या है, टोनोफिलामेंट। क्या बेटा, ये टोनोफिलामेंट्स। तो ये टोनोफिलामेंट्स क्या होते हैं, इधर भी धसे हुए हैं, इधर भी धसे हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, कोशिकाओं को दृढ़ता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं बेटा, कोशिकाओं को दृढ़ता प्रदान करते हैं। मेरी बात सुनाई। और डेस्मोसोम को और क्या बोलते हैं, मैकुला एडहेरेंस भी बोलते हैं, मैकुला डेंसा भी बोलते हैं। मैकुला एडहेरेंस और मैकुला डेंसा भी बोलते हैं। तो ये हुए आपकी अंतरकोशिकीय संधियां। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी और आरबीएससी में बहुत अंतर है। एनसीईआरटी में आपको एक लाइन में ही बहुत कुछ पढ़ना होता है, आरबीएससी में आपको जो दे रखा है वही पढ़ना है। पर एनसीईआरटी बहुत कंसाइज कर रखी है, मतलब 2 लाइन का ही टॉपिक है, पर उसे समझाना बहुत इजी नहीं है, उसमें बहुत सारी लाइन समझनी पड़ेंगी। बात समझी। तो आप ये समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये वर्ड आएंगे आगे जाके आपको। बात समझी। जब आप 12th पढ़ोगे तो भी आपको काम में आएंगे, और आप नीट की तैयारी, आप नीट कर लेना चाहे कुछ भी कर लेना, आपको ये वर्ड समझ में आए, मतलब काम में आएंगे। मेरी बात यहाँ तक क्लियर है। तो ये हुई अंतरकोशिकीय संधियां। नेक्स्ट आता है प्लाज्मा कला की स्वतंत्र सतह के रूपांतरण। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्री सरफेस के रूपांतरण। देखो आप, प्लाज्मा सतह की, प्लाज्मा झिल्ली, ऐसे लिखो, प्लाज्मा कला की स्वतंत्र सतह के रूपांतरण। देखो मैं समझाता हूं इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कई बार हम कह देते हैं सीलेटेड, कभी कहते हैं माइक्रोबिलाई, कभी कहते हैं स्टीरियोसीलिया, कह देते हैं ना, कभी बोलते हैं सूक्ष्मांकुर युक्त, कभी कह देते हैं पक्षमाव युक्त, कभी कह देते हैं स्टीरियोसीलिया। तो उसी को समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। देखो बेटा, ये हमारा उपकला ऊतक है। ये क्या है बेटा, उपकला ऊतक। अब देखो ये क्या कह रहा है, प्लाज्मा कला, ये प्लाज्मा झिल्ली है सारी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, सब प्लाज्मा झिल्ली है। पर स्वतंत्र सतह की बात कर रहा है। तो देखो ये वाली सतह तो किससे जुड़ी हुई है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से। किससे जुड़ी हुई है बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन से। और ये वाली क्या है, आपस में सटी हुई है, तो ये स्वतंत्र नहीं है। तो स्वतंत्र जो कला है या स्वतंत्र भाग है वो कैसा, ये ऊपर वाला भाग है। क्या बेटा, ऊपर वाला भाग है। मेरी बात समझ में, क्या बेटा, ये स्वतंत्र सतह क्या है, ये ऊपर वाला भाग है। और इसी प्लाज्मा झिल्ली में क्या होते हैं, बहुत सारे रूपांतरण हो जाते हैं, बहुत सारे क्या हो जाते हैं, रूपांतरण हो जाते हैं। तो उन्हीं रूपांतरण को अपन पढ़ रहे हैं। तो 2 रूपांतरण होते हैं, एक तो होता है माइक्रोबिलाई और एक होता है सीलिया, सूक्ष्मांकुर और पक्षमांक। ठीक है बेटा, तो देखते हैं ये 2 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। नंबर 1 माइक्रोबिलाई। सूक्ष्मांक, क्या बेटा, माइक्रोबिलाई। बात समझिए, सूक्ष्मांकुर या सूक्ष्मांकुर लिखो। देखो बेटा क्या होता है, देखो बेटा, ये जो अपर सरफेस है इस प्रकार, इस पर ऐसे छोटे छोटे उंगलीनुमा प्रवर्ध बन जाते हैं। इस पर छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, ऐसे उंगलीनुमा प्रवर्ध बन जाते हैं। और इन्हीं प्रवर्धों को क्या बोलते हैं, सूक्ष्मांकुर। क्या बोलते हैं बेटा, सूक्ष्मांकुर। ये क्या होते हैं, छोटे उंगलीनुमा प्रवर्ध होते हैं, छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। फिंगर लाइक क्या होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं। दूसरी बात क्या होते हैं, अगतिशील होते हैं, इनमें कोई गति नहीं होती, असंकुचनशील होते हैं। ना तो इनमें गति होती है, ना ये संकुचनशील होते हैं। तो ये कैसे होते हैं बेटा, असंकुचनशील। इनमें अगतिशील होते हैं। क्या होते हैं बेटा, अगतिशील होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, छोटे होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, असंकुचनशील होते हैं, अगतिशील होते हैं।
और ये किस में सहायक होते हैं? अवशोषण, उत्सर्जन और श्रावण में। ये किस में सहायक होते हैं बेटा? कार्य क्या होता है इनका? अवशोषण, उत्सर्जन एवं श्रावण में सहायक। श्रावण में क्या होते हैं बेटा? ये सहायक होते हैं। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, देखो इनका कार्य होता है, मैक्सिमम कार्य क्या होता है इनका? अवशोषण में ज्यादा कार्य होता है। किसमें होता है बेटा? अवशोषण में। देखो क्या होता है ये अवशोषण क्यों कराते हैं? देखो ये सूक्ष्मांकुर जो होते हैं ना बेटा, ये सूक्ष्मांकुर ये क्या होते हैं? अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं। अवशोषण की सतह को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। और अवशोषण की सतह को कितना बढ़ाते हैं? 20 गुना तक, 20 गुना बढ़ा देते हैं। भाई एक बात देखो आप यहाँ पे, यदि हम इसकी लंबाई लेंगे तो इतनी सी आएगी, इसकी लंबाई इतनी सी आएगी, पर ये वाले ऊपर यदि हम इस उपकला को यहाँ से और यहाँ से काटें और इसे लंबा करें तो भाई इसका एरिया बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इसका एरिया बढ़ाएगा ना। तो क्या होते हैं? ये सूक्ष्मांकुर अवशोषण की सतह को क्या कर देते हैं? ये बढ़ा देते हैं, 20 गुना तक बढ़ा देते हैं। तो ये कहाँ पाए जाएंगे? ये सूक्ष्मांकुर कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ अवशोषण होता है। जहाँ क्या होता है? अवशोषण। तो देखो बेटा एग्जाम्पल देखो इनके, अवशोषण मेनली कहाँ होता है? भाई हम खाना खाते हैं, हमारा खाना कहा जाता है आहार नाल में, कहाँ जाता है बेटा? आहार नाल में। अब आहार नाल में अवशोषण होगा ना, पाचन भी होगा, पाचन के बाद अवशोषण होगा। तो सबसे ज्यादा अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो ये कहाँ पाएंगे? छोटी आंत में। किसमें पाए जाएंगे बेटा? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, इनको ब्रश बॉर्डर भी कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इनको? ब्रश बॉर्डर। मतलब ये ब्रश के समान होते हैं इसलिए ब्रश बॉर्डर कहते हैं इन्हें। और क्या बोलते हैं? ब्रश बॉर्डर। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रश बॉर्डर भी कहते हैं। और कहाँ पाए जाएंगे? दूसरे देखो, जब यूरिन का निर्माण होता है, मूत्र निर्माण की क्रिया जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने नेफ्रॉन पे बताया था। क्या बताया था बेटा? नेफ्रॉन पे। तुमने बताया नेफ्रॉन में सबसे ज्यादा अवशोषण कहाँ होता है? पीसीटी पर। कहाँ होता है बेटा? पीसीटी पर। पीसी मीन्स समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो वहां पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पीसीटी पर। पीसीटी मीन्स समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या बेटा? समीपस्थ कुंडलित नलिका। और कहाँ पाए जाते हैं? और क्या पाए जाते हैं? पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। किसमें बेटा? गॉल ब्लैडर। जहाँ ये क्या था? वाइल का रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, वाइल का पुनर्अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? वाइल का पुनर्अवशोषण करते हैं। तो ये हुआ माइक्रोविलाई। क्या हुआ मेरे बच्चों? माइक्रोविलाई। मेरी बात समझ में आई? सूक्ष्मांकुर, इन्हें ब्रश बॉर्डर भी कहते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उंगली नुमा प्रवर्त होते हैं। क्या होते हैं बेटा? उंगली नुमा प्रवर्त। संख्या में बहुत अधिक होते हैं, ये लिख देता हूँ मैं। और छोटे एवं संख्या में अधिक। और कैसे होते हैं बेटा? असंकुचनशील होते हैं। कैसे होते हैं? असंकुचन, अगतिशील होते हैं, कोई भी गति नहीं पाई जाती। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? अवशोषण, उत्सर्जन और श्रावण में सहायक होते हैं। मेनली किसमें? अवशोषण में। क्यों होते हैं? क्योंकि ये सूक्ष्मांकुर क्या होते हैं? अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ाते हैं? 20 गुना तक बढ़ा देते हैं। तो ये कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ अवशोषण अधिक होता हो। तो अवशोषण कहाँ होता है भाई? हमारे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाएंगे। और क्या होता है भाई? यूरिन का निर्माण जब होता है तो यूरिन के निर्माण में जब फिल्ट्रेट आता है, क्षनित आता है, उसमें से क्या होता है? चयनात्मक अवशोषण होता है। तो चयनात्मक अवशोषण का होता है पीसीटी पर। मैक्सिमम अवशोषण का होता है पीसीटी पर। तो ये पीसीटी में पाएंगे। और बाइल का अवशोषण कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। कहाँ होता है बेटा? गॉल ब्लैडर में। तो वहाँ भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है सीलिया। क्या आता है बेटा? सीलिया, जिन्हें क्या बोलते हैं? पक्षमाप। क्या होता है? पक्षमाप। तो एक हो गया माइक्रोविलाई, दूसरा आता है सीलिया, पक्षमाप। ये रूपांतरण ही है। पक्षमाप, सीलिया। देखो बेटा, ये पक्षमाप क्या होते हैं, सीलिया क्या होते हैं? सीलिया क्या होते हैं? होते तो उंगली के समान प्रवर्त हैं, पर ये आकार में बड़े होते हैं।
आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, संख्या में कम होते हैं, ये क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, संकुचनशील होते हैं। क्या होते हैं बेटा, गतिशील होते हैं और संकुचनशील होते हैं। देखते हैं अपन ये कैसे होते हैं। आकार में बड़े, संख्या में कम, संख्या में क्या होते हैं बेटा, कम, संकुचनशील होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, संकुचनशील। कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। क्या होते हैं बेटा, गतिशील होते हैं। आकार में बड़े होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, संख्या में कम होते हैं। बेलनाकार, बड़े मतलब बेलनाकार, लंबे होते हैं। आकार में बड़े का मतलब लंबे, लंबे मीन्स बेलनाकार। क्या बेटा, बेलनाकार, संख्या में कम, संकुचनशील होते हैं, गतिशील होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है, एक्चुअली ये क्या होते हैं, चप्पू की तरह गति करते हैं, मतलब एक ही दिशा में गति करते हैं। क्या करते हैं बेटा, एक ही निश्चित दिशा में गति करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, पदार्थों को गति प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, पदार्थों को गति प्रदान करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, खोखले अंगों में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, एक ही दिशा में गति करते हैं, चप्पू की तरह, जैसे नाप का चप्पू होता है ना, उसकी तरह। ये कहते हैं एक ही दिशा में गति करते हैं। मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। एक ही दिशा में क्या करते हैं, ये गति करते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं, खोखले अंगों में, खोखले अंगों में पाए जाते हैं। खोखले अंगों में पाए जाते हैं। देखो बेटा, अपन की नाव चलती है, नाव। अब अपन की नाव आगे जानी है तो हम चप्पू को ऐसी ऐसी तो लाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हमारी बॉडी से कोई पदार्थ को आगे बढ़ाना है तो वो क्या करते हैं, एक ही दिशा में मूवमेंट करते हैं। एक ही दिशा में गति करेंगे तो वो उसी दिशा में गति करता चला जाता है। मेरी बात समझ में आई। ये सीलिया जो होते हैं ना, ये वैसे तो दो प्रकार के होते हैं। सीलिया क्या होते हैं, दो प्रकार के। एक तो क्या होते हैं, एक तो गतिशील सीलिया होते हैं और संकुचनशील होते हैं। एक अगतिशील और असंकुचनशील होते हैं। चलो उन्हें मैं अलग से पढ़ा दूंगा आपको। उन्हें बोलते हैं स्टीरियो सीलिया, दृढ़ सीलिया, वो मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा इसके बाद। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो इसका एग्जाम्पल एक तो क्या है, फेलोपियन ट्यूब। क्या बेटा, फेलोपियन ट्यूब। इसका एग्जाम्पल है निषेचन नलिका या अंडवाहिनी। निषेचन नलिका या अंडवाहिनी। क्या बेटा, इसमें क्या क्या है, निषेचन नलिका है और क्या है बेटा, अंडवाहिनी है, ठीक है। और क्या है बेटा, देखो ट्रेकिया। क्या बेटा, ट्रेकिया। ट्रेकिया में भी पाए जाते हैं। ये किसमें पाए जाते हैं बेटा, ट्रेकिया में। ट्रेकिया का मतलब श्वास नली में। श्वसनिका और श्वसनी में भी पाए जाते हैं। ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं बेटा, जो नेफ्रॉन होता है ना, उसकी नेक में, नेफ्रॉन की नेक में भी पाए जाते हैं। ये नेफ्रॉन की नेक में भी पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं बेटा, ये नेफ्रॉन की नेक में। मैंने आपको बताया था जब नेफ्रॉन पाया था, लेकिन नेफ्रॉन की नेक में और कलेक्टिंग डक्ट में, संग्राहक नलिका में क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, सीलिया पाए जाते हैं। और मैं बताता हूँ और कहाँ पाए हैं, एपेंडाइमल एपिथेलियम में। कहाँ पाए जाते हैं बेटा, एपेंडाइमल, एपेंडाइमल एपिथेलियम में। देखो ये क्या होती है एपेंडाइमल एपिथेलियम। हमारा ब्रेन जो होता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह सकते हैं, उसमें क्या होता है, जो CSF बहता है ना, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसको क्या बोलते हैं, उस जिस गुहा में बहता है उसे बोलते हैं एपेंडाइमल एपिथेलियम, मतलब उसे एपेंडाइमल गुहा कहते हैं। क्या बोलते हैं, एपेंडाइमल गुहा। और उसी एपेंडाइमल गुहा में क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, सीलिया पाए जाते हैं। मेरी बात समझ में आई, दोबारा देख लो। पक्षमाव आकार में बड़े होते हैं, संख्या में कम होते हैं, संकुचनशील होते हैं, गतिशील होते हैं, एक ही दिशा में गति करते हैं, खोखले अंगों में पाए जाते हैं, निषेचन नलिका में पाए जाते हैं। देखो निषेचन नलिका में क्यों पाए जाते हैं भाई, शुक्राणु गतिशील होता है, अंडाणु गतिशील नहीं होता। अंडा कहाँ से निकलेगा, अंडाशय से, तो अंडाशय से निकल के उसको कहाँ पहुँचना, निषेचन स्थल तक, तो वो गतिशील तो है नहीं है, तो उसे कौन लेके जाएगा, ये पक्षमावी लेके जाते हैं। बात समझ आई।
ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, इसमें भी पाए जाते हैं। हम श्वसन लेते हैं, श्वसन के दौरान बहुत सारे गंदगी हमारे सांस के साथ चली जाती है। दूसरी बात, हमारे अंदर क्या निकला होता है, म्यूकस निकला होता है। और उस म्यूकस को बाहर निकालने का काम कौन करेगा, यही तो करेंगे सीलिया। यदि वो म्यूकस बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, हमारा जो श्वसन मार्ग है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दूसरी नेफ्रॉन की नेक है, क्या बेटा, नेफ्रॉन की नेक। भाई नेफ्रॉन की नेक देखो, ये बॉमन संपुट है, इस बॉमन संपुट से निकल के छनित यहाँ आ रहा है। अब इस छनित को नीचे पहुँचाना है, तो छनित को आगे कौन पहुँचाएगा, ये सीलिया ही तो पहुँचेंगे। तो ये किसमें पाया, नेफ्रॉन की नेक में। किसमें, नेफ्रॉन की नेक में। इवन कलेक्टिंग डक्ट में, संग्राहक नलिका में भी पाए जाते हैं। दूसरी एपेंडाइमल एपिथेलियम में। एपेंडाइमल एपिथेलियम में कैसे बेटा, देखो इसको घुमा रहा है, सीएसएफ को घुमाने का कार्य कौन कर रहा है, ये सीलिया ही तो कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं बेटा, सीलिया ही कर रहे हैं। तो मेरी बात समझ में आई। नेक्स्ट आता है दृढ़ पक्षमाप स्टीरियोसीलिया। दृढ़ पक्षमाप स्टीरियोसीलिया, एक बार इसका फोटो देख लो आप, ये ऐसे होते हैं। ऐसे निकले होते हैं। बात क्लियर, ठीक है, ये है सीलिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है दृढ़ पक्षमाप। क्या होता है बेटा, दृढ़ पक्षमाप स्टीरियोसीलिया। ये सीलिया का ही टाइप है, स्टीरियोसीलिया। ठीक है, दृढ़ पक्षमाप स्टीरियोसीलिया। क्या बेटा, स्टीरियोसीलिया। ठीक है, देखो बेटा, ये भी क्या होते हैं, लंबे प्रवर्ध होते हैं, बेलनाकार। ये भी लंबे बेलनाकार प्रवर्ध होते हैं। ये देखा जाए तो सूक्ष्मांकुर, माइक्रोबिलाई और सीलिया से कम होते हैं, मतलब संख्या में क्या होते हैं, कम। दूसरे अगतिशील होते हैं। क्या होते हैं बेटा, अगतिशील, असंकुचनशील होते हैं। अगतिशील होते हैं और असंकुचनशील होते हैं। क्या होते हैं बेटा, अगतिशील और असंकुचन। इनमें ना तो गति पाई जाती है और ना ही इसमें संकुचन पाया जाता है। इनका मुख्य काम क्या होता है, अवशोषण का काम होता है बेटा। इनका मुख्य काम क्या होता है मेरे बच्चों, अवशोषण का काम होता है। दूसरा बात तो क्या होता है कि ये तलीय क्षेत्रफल में वृद्धि कर देते हैं। क्या होते हैं, तलीय क्षेत्रफल में वृद्धि कर देते हैं। इनका मुख्य काम क्या होता है, अवशोषण से होता है। और कैसे होता है, ये तलीय क्षेत्र सरफेस एरिया में वृद्धि कर देते हैं। सरफेस एरिया में वृद्धि कर देते हैं। देखो इनकी संरचना कैसी होती है, ऐसे सूंड लाइक होते हैं बेटा, ये स्पाइक लाइक, मतलब जैसे सूंड निकले होते हैं ना, इस प्रकार होते हैं ये। और याद रखना जरूर इसका एग्जाम्पल। और ये कहाँ पाए जाते हैं, देखो बेटा, एक तो पाए जाते हैं अधिवृषण में। कहाँ पाए जाते हैं बेटा, ये अधिवृषण एपिडिडाइमस में। और एक पाए जाते हैं शुक्रवाहिनी में। कहाँ पाए जाते हैं, अधिवृषण में, एपिडिडाइमस में और शुक्रवाहिनी में, बासा डिफेंस में। बात समझे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। स्टीरियोसीलिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अधिवृषण में और शुक्रवाहिनी में। अधिवृषण आपको पढ़ाएंगे डिटेल में 12th में। अधिवृषण क्या होता है, वृषण के पीछे 6 मीटर लंबा कुंडलित, अति कुंडलित कौमाकार आकार होता है, कौमाकार संरचना होती है, जिसमें क्या होते हैं, शुक्राणु स्टोर होते हैं। शुक्राणु स्टोर होते हैं, क्रियात्मक परिपक्वन होता है शुक्राणु का। और क्या होता है, डीकैपिसिटेशन भी होता है। क्या होता है बेटा, डीकैपिसिटेशन। बात समझ, एक स्पेसिफिक पॉइंट सुनो बेटा। ये सीलिया और स्टीरियोसीलिया, ये सीलिया और स्टीरियोसीलिया, ये दोनों दो जगह पाए जाते हैं। ये दोनों ही पाए जाते हैं दो जगह। एक तो हमारा जो आंतरिक कर्ण होता है, ऑर्गन ऑफ कॉटी, क्या बेटा, ऑर्गन ऑफ कॉटी, और एपेंडाइमल एपिथेलियम में, ये दोनों ही पाए जाते हैं। सीलिया भी पाए जाते हैं और स्टीरियोसीलिया भी पाए जाते हैं। मेरी बात समझ में आई, सीलिया और स्टीरियोसीलिया ये दोनों ही बॉडी में दो जगह पाए जाते हैं। एक तो ऑर्गन ऑफ कॉटी
जो हमारे आंतरिक कर्ण में होता है, जो क्या होता है, हमें ध्वनि का ज्ञान कराता है, ध्वनि से संबंधित होता है, उसमें पाए जाते हैं। और किसमें पाए जाते हैं? एपेंडाइमल एपिथीलियम में। किसमें पाए जाते हैं बेटा? एपेंडाइमल एपिथीलियम में। ठीक है। और एक पॉइंट और सुनो, ये जो सीलिया होते हैं ना, जो गतिशील होते हैं, इन्हें काइनोसीलिया भी कहते हैं। जो गतिशील सीलिया होता है उन्हें क्या बोलते हैं? काइनोसीलिया भी कहते हैं। तो ये हुआ आपका एपिथीलियम टिश्यू। क्या हुआ? एपिथीलियम, उपकला ऊतक। ठीक है बेटा। अब इसके बाद उपकला ऊतक के टाइप आएंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा। बेटा पढ़ना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना मत बिल्कुल भी। आज का टॉपिक आज ही याद होना चाहिए। ठीक है। थैंक यू बेटा।